जय हिंद, राम राम, खंबागणी जी, कैसे हो सारे? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो लास्ट क्लास में हमने फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल को समझा था और आज की क्लास हम बात करने वाले फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। देखो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे लाडलो भाई बहनों, लास्ट क्लास जिस प्रकार से हमने समझा था फ्यूचर को, उसी प्रकार से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी बिल्कुल सिंपल है। देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का देखो समझने से पहले एक बार मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ विल और सेल के। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि विल और सेल जो यूज होते हैं ट्रेडिशन मेथड में भी और मॉडर्न इंग्लिश में भी, इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो वो क्लास जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को समझे उससे पहले हम विल सेल के यूज को समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कंफ्यूजन्स आ जाते हैं और इस चक्कर में कई बार हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो एक बेसिक रूल जो चलता आ रहा है शुरुआत से, जो ट्रेडिशन मेथड चल रहा था मेरे भाई, ट्रेडिशन मेथड क्या था कि जहां हम आई और वी के साथ तो सेल का यूज करते थे और जो बाकी के जितने भी सब्जेक्ट बच गए उनके साथ में किसका यूज करते थे, विल का यूज करते थे। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो था हमारा ट्रेडिशन मेथड, यानी कि बेसिक रूल। ट्रेडिशनल जो ग्रामर का रूल चलता था वो क्या चलता था कि सेल के साथ में तो आई वी का यूज होता था और विल का जो यूज हो रहा था वो किसके साथ होता था, यू के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, दे के साथ। यानी बाकी जितने भी सभी सब्जेक्ट बच गए किसको, आई और वी को छोड़ के, उनके साथ में विल का यूज हुआ करता था। जैसे उदाहरण की बात करूं तो आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो, कि मैं कल कॉलेज जाऊंगा। ही विल कम विद मी, वह मेरे साथ आएगा। तो यहां तो हम स्टार्टिंग से ट्रेडिशनल ग्रामर मेथड को समझ रहे थे, रूल को समझ रहे थे कि सेल का यूज आई वी के साथ और बाकी के साथ में विल का यूज होता है। ये था हमारा ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे मॉडर्न इंग्लिश के रूल के बारे में। जो हमारा मॉडर्न इंग्लिश रूल क्या कहता है कि जो आज का कंप्लीट जो रूल कहता है इंग्लिश का, वो क्या कहता है कि आजकल विल सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। यानी कि आजकल हम सेल का यूज करना क्या कर चुके हैं, कम कर चुके हैं। ठीक है, सेल अब मोस्टली फॉर्मल या ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होता है। ब्रिटिश इंग्लिश यानी कि भैया जहां हम ब्रिटिश लैंग्वेज, आप सुनना कभी भी, जो बाहर के आपके अंग्रेज लोग होते हैं ना बोलते हैं, तो उनकी लैंग्वेज को सुनना, उनको ध्यान सुनना, वो वहां पर सेल का यूज करते मिलेंगे अगर उनको फ्यूचर टाइप में बोलना होगा तो। ठीक है, जैसे आई विल गो नाउ जो मोस्ट कॉमन है, वी विल स्टार्ट द क्लास, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब वो चीजें ये यहाँ पर है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो मॉडर्न इंग्लिश रूल क्या कहता है कि मॉडर्न इंग्लिश रूल ये कहता है कि आजकल हम चाहे आई हो चाहे वी हो चाहे फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सभी के साथ में विल का यूज करते हैं, ना कि सेल का। लेकिन हम हमारे ट्रेडिशनल मेथड को भी लेके चलेंगे क्योंकि ये कई बार काम देगा और कई बार क्या होता है कि इन पर क्वेश्चन बनते भी हैं। अभी आप एक रूल और समझोगे तब आपको समझ में आएगा, कुछ इसमें अपवाद आएंगे। जैसे देखो कि जो इंटरोगेटिव रूल होते हैं ना, यानी कि जो एग्जाम का सबसे फेवरेट होता है, भैया समझ लो बहुत ज्यादा फेवरेट होता है, वो क्या कहता है कि अगर क्वेश्चन में आई और वी के साथ सेल का ही यूज होता है, ना कि विल का। ध्यान रखना कि जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उस इंटरोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ में सेल का ही यूज होगा, ना कि विल का यूज होगा। ठीक है भैया, जैसे सेल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोलूं। सेल वी स्टार्ट द मीटिंग, क्या हम मीटिंग शुरू करें। अब यहां पर विल आई ओपन द डोर, ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा एग्जाम के हिसाब से। अब हम बोलने को कुछ भी बोल लेते हैं भैया, हमारी जुबान है कुछ भी बोल लेंगे, लेकिन रिटर्न फॉर्म में ये इनकरेक्ट माना जाएगा। क्योंकि क्या बोला मैंने कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम आई और वी के साथ में सेल का ही यूज करेंगे, ना कि विल का यूज करेंगे। तो भैया समझ जाना कि हमें ट्रेडिशनल मेथड का ही बेसिकली क्या करना है, यूज करना है मोस्टली। लेकिन ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब इसके कुछ अपवाद है, जो एक्सेप्शंस होते हैं, वो जो अपवाद है वो क्या है, देखो समझो। अपवाद क्या कहता है कि भैया सेल का यूज सिर्फ फ्यूचर नहीं बल्कि मीनिंग भी देता है। क्या कि भैया यदि मान लीजिए कोई कमांड या फिर ऑर्डर मिल रहा हूं मैं, यानी कि आदेश मिल जाए, कमांड या फिर ऑर्डर, यानी कि जब भी कोई ऐसा वाक्य हो जहां पर हमें ऑर्डर मिल जाए, कमांड मिल जाए, ठीक है, वहां पर हम किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे। जैसे चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, यू शैल फिनिश दिस वर्क टूडे, कि तुम्हें आज ये काम पूरा करना ही होगा। यू शैल नॉट एंटर दिस रूम,
तुम इस कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते, ठीक है, और नहीं करना है। तो भैया यहाँ पर केवल फ्यूचर में ही यूज नहीं होता। देखो एक चीज मैंने बता दिया था कि जो शैल का यूज है केवल हम फ्यूचर टेंस के लिए यूज नहीं लेंगे, यहाँ तक कि जिस सेंटेंस के अंदर आपको ऑर्डर या कमांड दे दे उसके अंदर भी आपको शैल का यूज करना है, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ हो। और इसके हिसाब से जो नियम बनेगा फिर इस वाले वाक्य में, तो नियम क्या बन जाएगा कि आई और वी के साथ तो विल का यूज होगा और अदर सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज होगा मेरे भाई, शैल का यूज होगा। ठीक है, अब आगे और रूल समझते हैं इसके। यदि मान लीजिए डिटर्मिनेशन, कोई भी ऐसा काम हो जिसमें दृढ़ निश्चय कर लिया हो कि मुझे तो ये करना ही है, बस मैंने डिटरमाइन कर लिया खुद को, ऐसे सेंटेंस में हम शैल का यूज करेंगे। जैसे सॉरी यहाँ पर विल का यूज करेंगे, जैसे आई विल अचीव माई गोल, कि मैं अपना लक्ष्य हासिल करूंगा। अब ध्यान रखना कि जहां पर ऑर्डर या कमांड आएगा वहां पर शैल का यूज होगा, ठीक है, जहां पर डिटर्मिनेशन आएगा वहां और आई और वी के साथ में विल का यूज होगा। जैसे मैं अपना लक्ष्य हासिल करूंगा, वी विल विन दिस मैच, हम ये मैच जीतेंगे। अब अगला देखना, कंपल्सन या फिर ऑब्लिगेशन, यानी कि जहां पर अनिवार्यता कह दे कि भाई ये तो कंपल्सरी है करना पड़ेगा, वहां पर शैल का यूज होता है। किसका यूज होता है, शैल का यूज होगा। जैसे यू शैल फॉलो द रूल्स, तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए। आपको कैसे इसके शुड भी तो आना चाहिए था, शुड भी तो कहते हैं ना सर, शुड का भी तो होता है भाई साहब। ये सारे मॉडल्स हैं, जितने भी है ना ये मॉडल्स में हम वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब के अंदर एक टॉपिक आएगा मॉडल्स, वहां मैं इसको और एकदम क्लियरली समझाऊंगा, क्योंकि अभी फिलहाल हमें जो चीज समझनी है केवल तुम्हें वो समझा रहा हूँ, तुम्हारे एग्जाम के बेस पे जो क्वेश्चन बन के आता है वो समझा रहा हूँ केवल तुम्हें, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि तुम अभी एक्स्ट्रा लोड लो, क्योंकि धीरे धीरे जो चीज पढ़ोगे ना वो बेटर रहेगा। और मेरे भाई अभी से लग जाओगे मेहनत करने तो सच में कह रहा हूँ तुम्हें सफलता बिल्कुल मिलेगी, 101% मिलेगी। यू शैल अटेंड द मीटिंग, तुम्हें मीटिंग में आना ही होगा। तो अब देखिए यहाँ पर किसका यूज हुआ मेरे भाई, शैल का यूज हुआ। यहाँ किसका यूज हुआ, शैल का यूज हुआ। तो पहली बात तो क्या, ऑब्लिगेशन और कंपल्सन के साथ में किसका यूज होता है, शैल का यूज होता है, ठीक है। कोई भी ऑर्डर या कमांड उसके साथ किसका यूज होगा, शैल का यूज होगा। यदि कोई भी क्या हो, डिटर्मिनेशन हो, वहां पर किसका यूज होता है, विल का यूज होता है। अगला रूल देखिए इसी में ही, ठीक है। हाँ एक रूल और था, शायद इसमें नहीं आया, एक सेकंड। हम्म, कोई नहीं, अभी आगे बता दूंगा मैं आपको। वो रूल ये कहता था कि जब भी कहीं हमें पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी हो, क्या करनी हो, पोलाइटली रिक्वेस्ट, ठीक है, तो पोलाइटली रिक्वेस्ट में भी हम यहाँ पर विल और शैल का यूज करते हैं। तो यानी कि वहां पर भी एक उसका क्या होगा, एक अलग लेवल बनेगा, यानी उसको हम अलग तरीके से बोलेंगे, लेकिन वो आपके एग्जाम में आता नहीं है पहली बात तो, ठीक है। वो सिर्फ समझाने का था। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, विनम्र स्वभाव से, यानी सॉफ्ट लैंग्वेज। एक तो मैं तुमसे कड़ के बोलूं, अरे भाई पढ़ ले रहे यार, तेरे को समझ नहीं आता क्या, और एक मैं तुमसे प्रेम भाव से बोलूं तो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। तो वो पोलाइट रिक्वेस्ट का रूल चलता है जहां पर हम विल और शैल दोनों का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से, लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं आता है, वो एग्जाम के हिसाब से इंपोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए आगे, अब हम बात करते हैं हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। तो देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी ऑनगोइंग एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, ठीक है। क्या भैया, कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय पर जारी होंगे। यानी कि अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो वो जारी हो रहा होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में तो वो जारी हो चुका था, पूरा हो चुका था, ठीक है, उस टाइम जब जारी हो चुका था उस टाइम तो भैया, है ना। अब लेकिन यहाँ फ्यूचर में जारी होगा एक निश्चित टाइम पे, फिक्स डिटरमाइन होगा, वही हाँ वो टाइम है, ठीक है। जैसे मैं कल घर जा रहा हूँगा, ठीक है, तो फिक्स हो गया भैया वो। अब जैसे सी विल बी कंप्लीटिंग हर वर्क टुमारो एट दिस टाइम, कि वह कल इस समय अपना काम पूरा कर रही होगी। आई विल बी हेल्पिंग यू इन दिस प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद कर रहा हूँगा। अब बात करें इसकी हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, शैल या विल के साथ में मेरे भाई बी आता है, ठीक है। और बात करूं मेन वर्ब की, वो तुम्हें पता है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी V1 के साथ में ING का मेरे भाई क्या होता है, यूज होता है। तो शैल विल प्लस में बी और V4 यानी V1 प्लस में ING, तो ये तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब है और ये तुम्हारी क्या है, मेन वर्ब है। स्ट्रक्चर तुम बना ही सकते हो यार, देखो स्ट्रक्चर बनाना हो तो कितना आसान है। अगर तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना हो तो कितना इजी है, जैसे मुझे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनाना है,
तो सबसे पहले क्या आता है मेरे भाई, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास में, विल या सेल, ठीक है भाई। उसके बाद क्या लगाना था, बी लगाना था, ठीक है। उसके बाद में मेन वर्ब कौन सी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यही तो करना था। तो ये बन गया हमारा अफर्मेटिव का। अब मुझे यदि इसको नेगेटिव बनाना होता, क्या बनाना होता, नेगेटिव, तो सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरे पास में, विल और सेल। अब हमने ये तो पढ़ा था कि मेन वर्ब से पहले नोट आता है, लेकिन हमने ये भी जाना था कॉन्टिन्यूस में क्या है कि जैसे मान लो जहां आपको दो वर्ब एक साथ मिल जाए, तो वहां जो मेन वर्ब के जस्ट बाद में या पहले, जो जस्ट पहले वर्ब है उससे जस्ट पहले क्या आएगा, नोट आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा, फिर लग दो बी, और उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद मेरे भाई ऑब्जेक्ट। अब मुझे इसी को क्या बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है। तो भैया हमने समझा था कि हेल्पिंग वर्ब को उठाओ और सब्जेक्ट के आगे रख दो, तो रख दो भैया। हेल्पिंग वर्ब क्या है तुम्हारे पास में, विल या फिर सेल। उसके बाद में सब्जेक्ट बच क्या गया, बी। बी के बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क। अब यदि मुझे इसी को नेगेटिव बनाना होता तो क्या करता, इस बी से पहले क्या रख देता भैया, नोट लगा देता, बन जाता। अब यदि मुझे इसको डब्ल्यू एच में बनाना होता तो क्या करता भैया, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या लगा देता, डब्ल्यू एच लगा देता, और क्या बन जाता आपका, डब्ल्यू एच इंटरगेटिव बन जाता। और इंटरगेटिव नेगेटिव डब्ल्यू एच बनाना होता तो वही बात, डब्ल्यू एच हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, बी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो बताओ ये फॉर्मूला बनाने में कोई दिक्कत आ रही है क्या, रटना ही नहीं है फॉर्मूले को, तो भाई खुद से प्रयास करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना, फॉर्मूला बनाओगे, भाई बनाना पड़ेगा। तभी आपके टेंस वाले क्वेश्चन होंगे, तभी आपके एक्टिव पैसिव होंगे, तभी आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, ध्यान दे लेना। और जहां तक क्लॉज में भी हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। और यदि आपने इनका मतलब समझ लिया तो सही है भाई, मेरे हिसाब से जो आपके पीवाईक्यू वाले, जो पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी हो जाएंगे, पैराग्राफ भी हो जाएंगे, आपकी जो पैसेज वगैरह आते हैं, ठीक है, कॉम्प्रहेंशन जिसको हम बोलते हैं। तो यानी बहुत से टॉपिक इस अकेले टॉपिक पर डिपेंड करते हैं। तो ये टॉपिक समझना सबसे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। अब देखिए आगे, सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव की। ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया था कि सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब विल शैल बी, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे वह कल 5 बजे एक पत्र लिख रही होगी, तो सी विल बी राइटिंग ए लेटर एट 5 PM टुमारो। अब भैया यहाँ पर एट 5 PM आ गया, सॉरी तो फिक्स टाइमिंग था, तो यहाँ पर तो फ्यूचर, वो क्या नाम है, फ्यूचर हमने बताया था, जब फिक्स टाइमिंग होता है तो वहां पर जो शेड्यूल होता है वहां पर हम प्रेजेंट टेंस का यूज लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। लेकिन मेरे भाई साथ में यहाँ पर टुमारो भी आया था, और टुमारो यानी कि आने वाला टाइम होगा, तो यहाँ पर किस में चला गया, फ्यूचर में चला गया। आई शैल बी स्टडिंग मैथ एट दिस टाइम टुमारो, कि मैं कल इस समय गणित पढ़ रहा होऊंगा या पढ़ रही होंगी, ठीक है भैया। चले नेक्स्ट इंटरोगेटिव पे। अब इंटरोगेटिव में क्या बताया था कि भैया मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था कि नोट कहाँ लगेगा, विल और सेल के बीच, विल सेल और बी के बीच में। तो बाकी फॉर्मूला बिल्कुल वही सेम है, ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया था। सी विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर इन द इवनिंग, वह शाम को एक पत्र नहीं लिख रही होगी। वी शैल नॉट बी वॉचिंग ए मूवी एट नाइट, हम रात में फिल्म नहीं देख रहे होंगे। तो देखिए भैया यहाँ पर जो वी था वो तुम्हारा सब्जेक्ट हुआ, सेल तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब हुई, फिर तुम्हारा नोट आ गया, उसके बाद तुम्हारी बी आई, उसके बाद वॉचिंग क्या हो गई, तुम्हारी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, और ए मूवी तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और एट नाइट तुम्हारा क्या हो गया, फ्यूचर के लिए जो तुम्हारा टाइम दिया गया है वो हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर बन जाएगा। आगे हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की। हम्म, अच्छा कोई बात नहीं, इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव दे रखा है, तो वही बात है भैया, अगर आप इसको नोट को हटा दो एक बार, ये नोट को हटा दो, क्या बन जाएगा तुम्हारा, इंटरोगेटिव बन जाएगा कि विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, इंटरोगेटिव। एक मिनट के लिए इस नेगेटिव को भूल जाओ, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंटरोगेटिव क्या आ गया है, स्ट्रक्चर आ चुका है। अगर मुझे इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना था तो मेरे भाई क्या करता, मैं इसको नोट लगा देता। यदि मुझे डब्ल्यू एच बनाना था तो क्या करता मेरे भाई, इससे पहले डब्ल्यू एच लगा देता। ये ऑलरेडी मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर समझा दिए हैं, और खुद से करोगे
फायदे में रहोगे, ध्यान देना। तो डब्ल्यू एच, विल, सेल, सब्जेक्ट, नॉट बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये चीज अब मैं चाहता हूं कि अब हम टेंस की समाप्ति पे हैं बस। भाई 2 क्लास और होंगी और 1 क्लास ऐसे क्वेश्चन की मान लो आप, जो हम पिछले साल जो अब तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे मान लो लास्ट क्लास में, ठीक है। तो यहाँ आपको स्ट्रक्चर्स खुद को समझने हैं, स्ट्रक्चर खुद को आने चाहिए। जैसे मान लो कि क्या वह कल शाम को एक पत्र लिख रही होगी, तो विल सी बी राइटिंग ए लेटर टुमारो इवनिंग। क्या वह कल शाम को एक पत्र नहीं लिख रही होगी, तो विल सी नॉट बी राइटिंग ए लेटर टुमारो इवनिंग। मैं बोलूं कि वह कल शाम को एक पत्र किसको लिख रही होगी, तो whom will she be writing a letter tomorrow evening, ठीक है। अब मैं बोलूं कि क्या वह कल शाम को एक पत्र कैसे नहीं लिख रही होगी, तो how will she not be writing a letter tomorrow evening। shall we not be attending the meeting at 10 AM, क्या हम 10 बजे मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे होंगे। मैं बोलूं कि हम 10 बजे मीटिंग क्यों अटेंड नहीं कर रहे होंगे, तो वाई शैल वी नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग एट 10 AM, ठीक है भैया। तो यहाँ स्ट्रक्चर चलो मैं नीचे और लिख देता हूँ साथ साथ में। चलो तुम्हारा इंटरोगेटिव नेगेटिव दे रखा है, तो मैं इंटरोगेटिव बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, विल और सेल प्लस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना नहीं है, क्या लगा देंगे बी, उसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यदि मुझे डब्ल्यू एच से बनाना होता तो क्या बनता मेरा भाई, डब्ल्यू एच, उसके बाद में तुम्हारा विल सेल, विल सेल के बाद तुम्हारा क्या आता है मेरे भाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है तुम्हारा बी, बी के बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में तुम्हारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद तुम्हारा क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल तुम खुद भी कर सकते हो, इतना तुम्हें समझ में भी आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब चलिए इसके कुछ रूल्स देखते हैं। सबसे पहला रूल ध्यान रखना, ये वाले जितने रूल सारे हर टेंस में आ रहे हैं और तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रूल चलते हैं ये, ठीक है। कि इंटरप्टेड फ्यूचर एक्शन, यानी फ्यूचर में चल रही क्रिया को दूसरी क्रिया इंटरप्ट करे, यानी उसके बीच में आ जाए, उसका साथ दे कि तेरे बिना तो मेरा काम अधूरा है, या तेरी जिंदगी मेरे बिना अधूरी है, मैं तो आऊंगा ही आऊंगा तेरी लाइफ में, ठीक है भैया। जब फ्यूचर में कोई एक्शन चल रहा होगा और उसी समय दूसरी एक्शन बीच में होगी, तब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस प्लस में सिंपल प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन आता है, ध्यान रखना। एक में तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा और एक में किसका होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होगा, यूज होगा। यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और बीच में व्हेन और उसके बाद में सिंपल प्रेजेंट। तो समझ लेना कि यहाँ सिंपल प्रेजेंट और यहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जैसे आई विल बी स्टडिंग व्हेन यू कॉल मी, कि जब तुम मुझे कॉल करोगे ना मैं पढ़ रहा हूँगा। तो अब ध्यान देना कि यहाँ पर व्हेन आया, तो व्हेन के जस्ट बाद यहाँ पर किस कौन से टेंस का यूज हुआ मेरे भाई, यहाँ पर हमने यूज किया प्रेजेंट का, यानी वो भी सिंपल का, ठीक है। और जबकि यहां पर किसका यूज किया हमने, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या किया, यूज किया। सी विल बी स्लीपिंग व्हेन यू अराइव, कि भैया वह जब तुम पहुंचोगे तो वह सो रही होगी, यानी कि पहला काम तो तुम करोगे, पहला काम जो होगा वो होगा प्रेजेंट सिंपल में, और उसके होने के बाद जो तुम्हें एक्शन मिलेगा वो किसका होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, ध्यान रखना, ठीक है। तब वह सो रही होगी। तो यहाँ पर देखिए वैन तो तुम्हारा हो ही गया, तो जस्ट वैन के बाद तो क्या हुआ तुम्हारा प्रेजेंट सिंपल, और वैन से पहले तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए रूल नंबर 2, हाँ भैया मैं इसके बारे में बता रहा था, पोलाइट क्वेश्चन या फॉर्मल यूज, जो तुम्हारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं होते वैसे तो, कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूज हम पोलाइट या सॉफ्ट टोन में क्वेश्चन के लिए करते हैं, ये डायरेक्ट या आदेश जैसा नहीं लगता। यानी कि हमें यार जब कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जब काम पड़ता है तो भाई साहब गधे को बाप बनाना पड़ता है या फिर किसी को भी, तो इसी प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है कि भैया यहाँ पर जब भी हमें कोई काम करवाना है किसी से तो पोलाइट रिक्वेस्ट कर लो, क्या पता उसमें मानने के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे क्या आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे होगे, तो विल यू बी ज्वाइनिंग द मीटिंग टुनाइट, और मैं तुमसे बोलूँ क्या मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो, तो ये तो मेरी अकड़ हो गई। अब मैं कहूँ क्या आप आज मीटिंग ज्वाइन कर रहे होगे क्या, अब ये मैंने इतने पोलाइट रिक्वेस्ट की तो बिल्कुल लगेगा हाँ जी कर लेते हैं, क्या जाता है हमारा। तो भैया यहाँ पर वही बात है, ठीक है। तो विल यू बी ज्वाइनिंग द मीटिंग टुनाइट, क्या आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे होगे आज रात्रि को, है ना, तो आज रात्रि को क्या आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे होगे। तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्या आप ये किताब कल इस्तेमाल करेंगे, विल यू बी यूजिंग दिस बुक टुमारो। अब देखो विल यू ज्वाइन द मीटिंग, भाई थोड़ा अजीब सा लगा, विल यू बी ज्वाइनिंग द मीटिंग,
क्या आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे होगे? तो ये कितना प्यारा लगा, सॉफ्ट लगा, और ये एकदम स्ट्रिक्ट लगा, या खड़ूस वाला, यार क्या करूंगा मीटिंग ज्वाइन करके, अगले को बोलने का मतलब ही नहीं है। तो मतलब ये आपका एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे तो बताया है, बस मैंने थोड़ा थोड़ा बहुत बताया ताकि आप स्पोकन में भी यूज कर सको, बोल सको थोड़ा बहुत, ठीक है। अगला रूल देखिए, स्टेटिव वर्ब्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, ध्यान रखना। लास्ट क्लास में, पास्ट में मैंने तुम्हें स्टेटिव के बारे में बताया था कि स्टेटिव वर्ब्स क्या होती है, एक ऐसी वर्ब्स होती है जिनका कोई मीन नहीं होगा, जो केवल अपने वास्तविक मूल रूप में रहते हैं, इनमें आईएनजी का यूज नहीं होता है। यानी स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है जिनमें एक्शन नहीं होता, सिर्फ क्या होती है, स्टेट स्थिति होती है, फीलिंग भावनाएं होती है, पोजीशन संबंध होता है, अधिकार होता है, ठीक है। Stative verbs describe a state of being, emotion, sense or position rather than an action and are typically not used in continuous ing tense। यानी कि भैया कह रहा है कि स्टेटिव वर्ब क्या डिस्क्राइब करती है, स्थिति डिस्क्राइब करती है किसी भी इमोशन के, सेंस के, पोजीशन के बारे में, यहाँ तक कि चाहे कोई भी एक्शन हो उसको मतलब नहीं होता, और यहाँ पर किसका यूज नहीं होता, कॉन्टिन्यूस आईएनजी का यूज नहीं होता है। दे रिप्रेजेंट स्टैटिक सिचुएशंस, यानी कि एकदम वो बस सब स्थिर क्या दिखाती है, स्थितियां दिखाती हैं, और वो स्थितियां चाहे कैसी हो, देखो कौन कौन से हैं, जैसे मान लो नो हो गया, लव हो गया, बिलीव हो गया, ऑन हो गया। मतलब समझ जाना कि अगर इस टाइप की तुम्हें वर्ब्स मिल जाए तो इनमें आईएनजी का यूज मत करना, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है भैया। अब जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ, इंस्टेड ऑफ आई एम नोइंग हर, तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा और ये तुम्हारा बिल्कुल सही रहेगा। जैसे कि ध्यान रखना, नो, बिलीव, लव, लाइक, सीम, ऑन, ये सारी की सारी वर्ब्स हैं, इनमें आईएनजी का यूज नहीं होता, क्योंकि ये कैसी वर्ब होती है, स्टेटिव वर्ब होती है। जैसे आई विल बी नोइंग द आंसर, ये बिल्कुल गलत है, आई विल नो द आंसर, ठीक है। सी विल बी लविंग दिस सॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है, सी विल लव दिस सॉन्ग, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्टेटिव वर्ब में कभी भी हम आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, केवल उसकी V1 की फॉर्म का ही यूज करेंगे, ठीक है भाई, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, कैसे भी हालात आ जाए। अगला देखिए, कॉन्टिन्यूस एक्शन इन फ्यूचर, ये मेन कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि यह टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है। फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम यानी विशेष समय पर जब भी एक्शन जारी होगा, यानी कि एट दिस टाइम टुमारो दे विल बी ट्रैवलिंग टू दिल्ली, कि इस समय कल वो दिल्ली ट्रैवल कर रहे होंगे, ठीक है, जा रहे होंगे। एट 8 PM आई विल बी वॉचिंग ए मूवी, कि 8 बजे मैं फिल्म देख रहा हूँ। दिस टाइम नेक्स्ट वीक सी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम, अगले हफ्ते इस समय वह परीक्षा की तैयारी कर रही होगी। एक चीज तुमने ध्यान दी, एट दिस टाइम, ठीक है, एट 8 PM, दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस, ये सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी थे, और फिर एट दैट टाइम किस में आया था, पास्ट में आ गया था। लेकिन यहाँ पर एट दिस टाइम के साथ में हमने फ्यूचर का टाइम ऐड कर दिया, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की एडवर्ब बन गई। ये बात ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि तुम एट दिस टाइम को देखो, अरे ये तो प्रेजेंट टेंस के अंदर था, तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा ना बाबा ना, क्योंकि यहाँ टुमारो भी आ रहा है, और टुमारो आ रहा है तो यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बन गया, ठीक है भाई। इस बातों का आपको ध्यान में रखना है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी थी। अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है भैया, आई विल बी नोइंग द आंसर एट दिस टाइम टुमारो। अब इसके अंदर एरर ढूंढो कि गलती कहां पर है, आई विल बी नोइंग द आंसर एट दिस टाइम टुमारो। अब भैया मैंने अभी जस्ट पढ़ाया था कि जो KNOW यानी नो होता है, वो कैसी वर्ब होती है, स्टेटिव वर्ब होती है, और जो स्टेटिव वर्ब होती है इसकी हमेशा क्या यूज होती है, V1 ही यूज होती है, इसमें ING वगैरह का यूज नहीं होता है। तो भैया यहाँ पर जो एरर वाला पार्ट है ये है, तो भैया यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, बी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। जो एरर वाला पार्ट है, आई विल बी नो। अब ठीक है, यहाँ पर ये जो है ना, आई विल बी नोइंग, सॉरी, तो ये नोइंग है, यहाँ पर नोइंग की जगह क्या होना चाहिए था, KNOW होना चाहिए था। तो यहाँ पर एरर वाला पार्ट कौन सा है, बी ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम व्हेन यू विल कॉल हर, सी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम व्हेन यू विल कॉल हर, कि जब तुम उसे कॉल करोगे वह एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही होगी। तो भैया पहला काम क्या होगा, कॉल करना। अभी हमने पढ़ा था कि भैया जो पहला एक्शन होगा जो जस्ट वैन के बाद होगा, उसमें क्या आएगा, V1, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज होगा, और जो वैन से पहले होगा वो कौन सा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होगा। तो भैया सी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम बिल्कुल सही है। वैन यू, विल नहीं आएगा, वैन यू कॉल हर। तो भैया यहाँ पर जो आपका एरर वाला पार्ट है वो कौन सा है, सी है। कौन सा है, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एट 10 PM टुमारो आई विल बी स्टडिंग मैथ्स। अब भैया यहाँ पर देखो, खुद ही मैंने आंसर बोल दिया, आई विल बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एट 10 PM,
ठीक है, टुमारो आई विल बी स्टडिंग मैथ्स। अब भैया यहाँ पर क्या आना चाहिए था, बी और आना चाहिए, तो एरर वाला पार्ट कौन सा हो गया, आई विल। क्या हो गया, आई विल, क्योंकि हमने पढ़ा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग और हमारी क्या है, विल और सेल है, उसके बाद क्या आता हमारा, बी आता, बी के बाद में क्या आती है हमारी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती, उसके बाद क्या आता हमारा ऑब्जेक्ट आता। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुई, लेकिन क्या नहीं मिला हमें, बी नहीं मिला, तो एरर वाला पार्ट यहाँ पर ये है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विल यू बी गोज टू मार्केट एट दिस टाइम टुमारो। अरे यार कॉमन सा देखते पता लग गया यार, यहाँ पर तो क्या आना चाहिए था, गोइंग आना चाहिए था, तो एरर वाला पार्ट कौन सा है, बी गोज, तो ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दे विल नॉट बी प्ले क्रिकेट एट 5 PM, दे विल नॉट बी प्लेइंग, तो भैया यहाँ पर प्ले को देख के पता लगा, और यहाँ पर क्या आना चाहिए था, प्लेइंग आना चाहिए था, क्योंकि भैया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा, एरर वाला पार्ट होगा। अब करते हैं हम इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन, चलो इसमें इंप्रूव करते हैं। व्हेन शी विल रीच होम शी विल बी वॉचिंग टीवी। अब भैया हमने जस्ट जाना था कि जहां भी वहन आता है उसके बाद में क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करना था, हमने ये जाना था, और वहन के जस्ट पहले जो होगा, तो वहन के जो साथ में जो सेंटेंस जो क्लोज होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करना है। अब यहाँ दे रखा है सी विल रीच होम, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, व्हेन सी रीचेज होम सी विल बी वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा। एट 8 PM टुमारो आई विल राइट द रिपोर्ट। अब भैया आई विल बी राइटिंग हो जाएगा ना, देखते ही पता लग रहा है ये तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दे विल बी प्ले क्रिकेट व्हेन यू अराइव। अब भैया यहाँ पर दे विल बी प्लेइंग, दे विल बी क्या होना चाहिए था, प्लेइंग क्रिकेट होना चाहिए था, ना कि प्ले होना चाहिए था, तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। आप कई तो करेंगे बी प्लेइंग, ना बाबा ना, ध्यान रखना गलती कहाँ पर है, प्ले में थी तो करेक्ट कर दिया, अगर यहाँ पर नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन देखते हो जब उसमें ऐड करते अपन, ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना साथ में। दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी विल ट्रैवल टू दिल्ली, तो दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी विल बी ट्रैवलिंग टू दिल्ली, तो भैया ऑप्शन ए क्या होगा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ विल के साथ बी आता और ट्रैवल में क्या लगती फोर्थ फॉर्म लगती, यहाँ पर यानी आईएनजी लगाते हैं ना मेरे भाई, तो वो चीज यहाँ पर हो जाती, चाहे डबल एल ले लो चाहे सिंगल एल ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई। अगला है व्हेन यू विल कम टुमारो आई विल बी स्लीपिंग, व्हेन यू विल कम। अब भैया कॉमन सी बात है कि व्हेन के साथ तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज होता है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल सही है भाई फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब भाई प्रेजेंट इंडेफिनेट में विल का यूज कहाँ होगा, और यू के साथ हमेशा V1 आती है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा व्हेन यू कम, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एट दिस टाइम टुमारो सी फिल इन द ब्लैंक्स फॉर एग्जाम। अब भैया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, सी आ गया, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी विल बी, प्लस में प्रिपेयरिंग जो भी कर रही होगी स्टडिंग कर रही होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी, तो एट दिस टाइम टुमारो सी विल बी स्टडिंग फॉर हर एग्जाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हेन यू रीच द स्टेशन। अब भैया व्हेन यू रीच द स्टेशन, तो ये प्रेजेंट का हो गया, तो अगला किसका होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, तो आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा होऊंगा। अगला क्वेश्चन है वी फिल इन द ब्लैंक्स टू दिल्ली दिस टाइम नेक्स्ट वीक, तो भैया वी विल बी ट्रैवलिंग टू दिल्ली दिस टाइम नेक्स्ट वीक, कि इस समय अगले हफ्ते हम क्या कर रहे होंगे, दिल्ली ट्रैवल कर रहे होंगे, दिल्ली की यात्रा कर रहे होंगे, तो विल बी ट्रैवलिंग। अगला क्वेश्चन, दे फिल इन द ब्लैंक क्रिकेट एट 6 PM टुमारो, कि वे कल शाम को 6 बजे क्या कर रहे होंगे, क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो खेल रहे होंगे, तो दे विल बी प्लेइंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सी विल फिल इन द ब्लैंक्स ए लेटर एट दिस टाइम टुमारो, कि वह कल क्या कर रही होगी, एक पत्र लिख रही होगी, तो सी विल बी राइटिंग, क्योंकि सी क्या है हमारा सब्जेक्ट है, विल क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिर बी आ गया, उसके बाद में क्या आनी चाहिए था मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए थी, बाकी हमें आगे का दे रखा है, तो हमारे पास सी था,
ठीक है, हेल्पिंग वर्ब थी लेकिन बी नहीं थी और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं थी, वो हमने यहाँ से ले ली भाई। ठीक है, देखो बहुत फास्टली करा रहा हूँ ताकि मुझे पता है बहुत सिंपल है इसलिए करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी। व्हेन ही कॉल्स मी, जब वो मुझे कॉल करेगा, आई फिल इन द ब्लैंक्स डिनर, तो आई विल बी हैविंग डिनर। विल हैव नहीं होता, ना हैव होगा ना हैड होगा, विल बी हैविंग डिनर होगा मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सी फिल इन द ब्लैंक्स हर प्रोजेक्ट एट 8 PM टुमारो, कि वो कल शाम 8 बजे तक क्या कर लेगी, अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी होगी, वो कर रही होगी ना, तो कर रही होगी तो सी विल बी कंप्लीटिंग। अगला क्वेश्चन, आई फिल इन द ब्लैंक्स यू एट दिस टाइम टुमारो, तो आई विल बी हेल्पिंग यू एट दिस टाइम टुमारो, कि कल इस समय मैं तुम्हारी मदद कर रहा होऊंगा। अगला क्वेश्चन, दे विल फिल इन द ब्लैंक्स फुटबॉल व्हेन यू अराइव, अब व्हेन यू अराइव तो यानी कि प्रेजेंट का हो गया। ठीक है भैया, तो इससे अगला किस में होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में होगा। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में देखो दे विल, दे रखा बच क्या गया, बी प्लेइंग, तो ऑप्शन है बी। और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, एट 10 PM वी फिल इन द ब्लैंक से मूवी, कि 10 बजे रात को हम क्या देख रहे होंगे, मूवी देख रहे होंगे, तो वी विल बी वॉचिंग ए मूवी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे लाडलो, देखो आज हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को समझा, बहुत ही सिंपल था। स्ट्रक्चर्स को रिवाइज करो बार बार, इनके रूल्स को देखो, इनके क्वेश्चन लगाओ, PYQ लगवाओ। ठीक है भैया, मैं कह रहा हूँ गारंटी से मजा आए क्वेश्चन करने में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते ही क्वेश्चन हो जाएंगे, इतनी गारंटी है। और जब तक तुम मॉक टेस्ट नहीं दोगे खुद से, तो मैं कह रहा हूँ चाहे कितना कोई अच्छा पढ़ा ले, चाहे मेरे से भी अच्छा पढ़ा जाएगा ना तुम्हें, तब भी तुम नहीं कर पाओगे। तो पहले खुद से सेल्फ स्टडी चालू करो और सेल्फ रिवीजन चालू करो। जितने PYQ लगाओगे उतना बेटर, जितने मॉक टेस्ट दोगे, जितना रिवाइज करोगे उतना बेटर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।